प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू द जुनून बैच। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जुनून बैच में, दैट इज सॉलिड स्टेट, है ना। 12th क्लास का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना। एक या दो सवाल आने का चांस होता है नीट में हर साल, कम से कम एक सवाल, मैक्सिमम दो सवाल, इतना ही का स्कोप है इसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल 9th क्लास में सॉलिड का नाम सुना था या उससे पहले भी सुना होगा, है ना। इनफैक्ट आपने वहां एक चीज पढ़ी थी, मैटर। 9th क्लास में आपने पढ़ा क्या? मैटर। मैटर इन अवर सराउंडिंग। दूसरा चैप्टर पढ़ा था आपने केमिस्ट्री में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योरिटी वाली बात तो अलग, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की, है ना। जो पहला था दैट वाज मैटर। मैटर किसको बोलते थे? कि एनीथिंग विच हैज डेफिनिट मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। फिर मैटर का आपने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल और केमिकल। केमिकल में तो प्योरिटी के बेसिस पे बोलते थे, फिजिकल में किस बेसिस पे बोलते थे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बोलते थे, फेज की बेसिस पे बोलते थे, है ना। तो बोलते थे फिजिकल स्टेट की बेसिस पे मैटर 3 टाइप का होता है मेजरली, है ना। एक को बोलते थे सॉलिड, दूसरे को बोलते थे लिक्विड, तीसरे को बोलते थे गैस। नो डाउट बोस आइंस्टाइन की भी बात होती थी और प्लाज्मा भी था, बट वो अपना टॉपिक था ही नहीं, है ना। मेजरली आपने स्टेट ऑफ मैटर को कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दैट वाज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनफैक्ट यही चीज 11th और 12th क्लास में भी आकर के ब्रॉड लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। वहां एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लेकिन यहां ब्रॉड लेवल पे आप लोग पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर ही है। सॉलिड के नाम से पूरा चैप्टर, गैस के नाम से पूरा चैप्टर, लिक्विड में भी अच्छी खासी बात हो जाती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला करके, है ना। तो यहां सॉलिड की बात आपने 9th क्लास में क्या बोला था? क्या बोला था कि मैटर का वो फॉर्म, मैटर का वो फॉर्म जिसके अंदर एक खास चीज पाई जाए। क्या पाई जाए? कि साहब उसका मास, उसकी डेंसिटी हाई हो, है ना। डेंसिटी हाई हो, फिक्स्ड हो। उसके अलावा शेप उसका फिक्स होता था, क्लियर है। वॉल्यूम उसका फिक्स होता था। कंप्रेसिबिलिटी 0 होती थी लगभग, हाईली इनकंप्रेसिबल, है ना। ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल ही बोलते थे। तो ऐसे ऐसे मैटर के ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते थे? बोलो बेटा, सॉलिड, है ना। क्या बोलते थे? सॉलिड, क्लियर। अब हम बोलते थे कि साहब ये सॉलिड स्टेट में कोई मैटर कब पाया जाएगा? तो हम बोलते थे कोई भी जो मैटर का फॉर्म है, जो फिजिकल स्टेट है, वो कहां से अलग अलग हो जाता है। क्यों कुछ कोई चीज सॉलिड में पाई जाती है, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है। तब क्या बोलते थे हम लोग कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई सब्सटेंस बनता है, मैटर बनता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, चाहे उसको आप एटम बोलो, चाहे मॉलिक्यूल बोलो, चाहे आयन बोलो, है ना। कहीं एटम ही फंडामेंटल पार्टिकल है, कहीं मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल है, कहीं आयंस फंडामेंटल पार्टिकल है, क्लियर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे कोई सब्सटेंस बना है, उन पार्टिकल्स के बीच का आपस में डिस्टेंस पे फोर्स डिपेंड करता है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो टाइटली बॉन्डेड हैंगे। या यूं कह दो, आप बेसिकली क्या जानते हो? आप बेसिकली जानते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये फोर्स चाहे ग्रेविटेशनल बोलो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, दोनों जगह ये बात वैलिड है कि सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और सेपरेशन घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो आप यूं कह दो कि क्लोजली पैक हो, या यूं बोल दो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो। तो सॉलिड स्टेट कौन सा स्टेट है? मैटर का वो फिजिकल स्टेट जिसमें सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, या यूं कहिए कि जिसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ये बोलते थे हम लोग, बेसिक डेफिनेशन बोलते थे, है ना। क्लियर है। इसी वजह से जब पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस पे हो गया, मान लो कि ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जब मिनिमम डिस्टेंस पे हो गए, एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं बेटा, तो अगर टच करेंगे तो फिर इसको आप कहां से कंप्रेस कर पाओगे? हाँ, एक पार्टिकल होता है ऐसे फैला हुआ, तो आप क्या बोलते हैं कि सर अभी भी तो गैप है ना इसके बीच में, तो गैप है तो इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं। सिमिलरली इसको इधर दबा सकते हैं, इसको इधर दबा सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी थी यहां पे, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि जगह ही नहीं बचा। जब जगह ही नहीं बचा तो कंप्रेस कहां से कर दोगे?
क्लियर? जब जगह ही नहीं तो वो दबेगा कहां, इसलिए बोलते हैं हाईली इनकंप्रेसिबल। और जाहिर सी बात है, सोच के देखो, दो पार्टिकल टच कर रहा है, जब टच कर रहा है तो क्या मिनिमम डिस्टेंस पे, और जब मिनिमम डिस्टेंस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहां से, मैक्सिमम। इसलिए बोलते हैं यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था सॉलिड स्टेट में, मैक्सिमम। क्लियर? और इसी वजह से इसकी रिजिडिटी होती थी, हाईली इनकंप्रेसिबल, दबा ही नहीं सकते आप, दैट इज रिजिड, रिजिड बॉडी। क्लियर है? फिजिक्स में पढ़ता ना, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। और इसी वजह से क्या बोलते थे, डेंसिटी क्या होगी सॉलिड लिक्विड गैस में, क्या बोलते थे, गैस की डेंसिटी मिनिमम, सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम। व्हाई सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो वही है। आपसे कोई बोले कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम H2O 3 फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में और वेपर के फॉर्म में, और आपसे पूछे 1 ही ग्राम है, मुझे बताओ डेंसिटी मैक्सिमम कहां होगी, तो तुम क्या बोलोगे? डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो हर जगह 1 ग्राम ही है ना बेटा, तीनों जगह क्या है, मास तो 1 ग्राम ही है। वॉल्यूम जहां मैक्सिमम होगा डेंसिटी वहां मिनिमम होगा, वॉल्यूम जहां मिनिमम होगा डेंसिटी वहां मैक्सिमम होगा। अब बोले वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है वहां पार्टिकल्स पास होंगे, जब पार्टिकल्स पास होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम। क्लियर? कहां वॉल्यूम, कहां पार्टिकल्स पास होंगे, आइस में, सॉलिड में। क्लियर? वॉल्यूम मिनिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी यहां बोलो, लेट इट इज D1, इसकी डेंसिटी D1, ठीक। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, बिकॉज सेपरेशन मैक्सिमम है। जब सेपरेशन मैक्सिमम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो। अगर ये बोला D3 है ना, और ये बोल दिया D2, तो तुम क्या बोलोगे, ये डेंसिटी क्या, मिनिमम, ये डेंसिटी क्या, मैक्सिमम। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3। तो तुम क्या बोल सकते हो, सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मैक्सिमम। क्लियर? तो ये सब बेसिक डेफिनेशन था किसका, सॉलिड का। कहां, 10th क्लास में। इतनी बातें पढ़ करके हम लोग फिर सॉलिड स्टेट को भुला दिए थे 9th क्लास में, है ना। अब यहां जो पूरी बातें हैं, तो बात तो वहीं से शुरू की हमने 9th क्लास से। साफ सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा था, अब बोला क्या, वहां बोलते थे क्या कि बेटा जब आगे जाएंगे ना तो हम लोग बोलेंगे बड़े लेवल पे क्या, कि सॉलिड स्टेट को भी फर्दर, जैसे मैटर को 3 पार्ट में बांटा, सॉलिड लिक्विड गैस, उसी तरीके से सॉलिड को भी फिर बांटेंगे। ये जो बोला आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे मिलकर के कोई सब्सटेंस बनता है, और सॉलिड स्टेट में भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। मान लो आइस है, तो आइस में कौन है पार्टिकल, बोलेंगे H2O। यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, बोलेंगे मॉलिक्यूल। मान लो सोडियम क्लोराइड नमक, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, बोलेंगे आयंस। समझ में आ रही बात? तो कहीं एटम, कहीं मॉलिक्यूल, कहीं आयन। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। तो क्या बोला गया कि अब जो ये सॉलिड स्टेट पाया गया, सॉलिड पार्टिकल्स पाए गए, सॉलिड सब्सटेंस पाए गए, सॉलिड बॉडी पाया गया, कोई भी सब्सटेंस पाया जा रहा है सॉलिड में। क्लियर? तो क्या हर सॉलिड एक टाइप का होगा, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट की बेसिस पे सॉलिड 2 टाइप का है। एक को बोलते क्रिस्टलाइन, दूसरे को बोलते अमॉर्फस। क्या बोलते हैं, types of, on the basis of arrangement, on the basis of type of arrangement of constituent particles in the substance or solids, the solid is categorized in 2 types. First of all, we have crystalline solid and another one is amorphous solid. Clear? नो डाउट सॉलिड स्टेट अपना पूरा चैप्टर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, बट एक बार बेसिकली हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि साहब अमॉर्फस क्या होता, क्रिस्टलाइन क्या होता, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन सबको देख करके फिर हम लोग क्रिस्टलाइन में इंटर कर जाएंगे बाकायदा। क्लियर? ठीक। अब एक पॉइंट मैंने साफ साफ लिख रखा है, इसको आप देखते चले जाओ, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। देखो पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, सॉलिड का वो फॉर्म विच हैज क्या, रेगुलर अरेंजमेंट। क्या खास बात है इसकी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या खास बात होती है कि जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, जिससे कोई सब्सटेंस बना है, कोई सॉलिड बना है, वो पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में होगा, डिसऑर्डर्ड पैटर्न नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां दिखाया, देखो जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहां प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा एक रेगुलरिटी आपको दिख रही है ना इस पैटर्न में। तो क्या बोलेंगे, सॉलिड का वो फॉर्म जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक फिक्स्ड पैटर्न में, वेल डिफाइंड पैटर्न में
अरेंज्ड हो कहां, पूरे 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, या वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी, तीनों एक्सिस पे, है ना, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तब उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोला, ऐसा होने की वजह से, इसी खास बात की वजह से, क्या बोला, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हैमरिंग कर देंगे, हथौड़ा मार देंगे, तो वो जो टूटेगा ना, चूरा चूरा जब होगा, तब क्या बोला रहा है कि साहब ऑन हैमरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक्स अप इनटू फाइन पीसेस ऑफ आइडेंटिकल शेप्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसको जब आप पाउडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइन पीस जो है उसका शेप कैसा मिलेगा आपको, आइडेंटिकल मिलेगा। क्लियर क्लियर। अगला क्या बोल रहे हैं, या चलो हम कंपेयर भी करते चले जाते हैं। तो हमने क्या बोला, क्रिस्टलाइन किसको बोला, सॉलिड का वो फॉर्म जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस है, जबकि अमॉर्फस किसको बोलते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इर्रेगुलरली अरेंज्ड, हैव नो डेफिनिट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर। जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो टोटली क्या है, इर्रेगुलर है, रैंडम है, इनडिसिप्लिन है। क्लियर। या वो जो रेगुलरिटी है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, मतलब थोड़ी दूर तो है, पूरे सिस्टम में, पूरे लैटिस में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, या तो पूरा ही इर्रेगुलर है, या रेगुलरिटी तो है बट बहुत थोड़ी से एरिया में, थोड़े से वॉल्यूम में, थोड़े से स्पेस में, पूरे सिस्टम में नहीं है, तब हम बोलेंगे उसको अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर। यहां हैमरिंग करने पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल शेप मिल रहा है, किसका, जो फाइन पार्टिकल्स मिले हैं, यहां हैमरिंग करने से जो पीसेस मिले हैं, दोज आर नॉट ऑफ आइडेंटिकल शेप, उनका जो शेप है वो आइडेंटिकल नहीं है बेटा, वो अलग अलग शेप का मिलता है। कौन, अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर। ठीक है। अगली बात क्या बोल रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एनाइसोट्रोपी शो करता है। चलिए उसके बाद हम बाद में कर लेंगे, यहां है एनाइसोट्रोपी, उससे पहले अगला पॉइंट देखिएगा। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। क्लियर। क्यों भाई, बिकॉज सॉलिड की असल खूबी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बताता है, समझ रहे हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं। ट्रू का उल्टा क्या होगा, सूडो, है ना, सूडो सॉलिड या फेक सॉलिड बोल सकते हो आप, है ना, या इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। जैसे ग्लास है ना, ग्लास, उसको क्या किया गया साहब, एकदम कूल कर दिया गया, तो वो लिक्विड ही सुपर कूल होकर के क्या बन गया, बोलो, सॉलिड बन गया। आप देखोगे आयरन का रड, उसको आप छोड़ दो, सोडियम क्लोराइड उसको धूप में छोड़ दो, है ना, आप देखोगे दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा उसके कंपोजिशन में। लेकिन वो जो ग्लास का रड है उसको आप छोड़ दो धूप में, जून की गर्मी हो, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो, और उसको आप छोड़ दो, आप देखोगे उस रड का जो आप यूं कहो कि साहब मतलब अरेंजमेंट है वो आपको बदला हुआ दिखेगा, यूं कहो उसका शेप बदला हुआ दिखेगा। आप ऐसा अगर खड़ा कर दोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पतला हो जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है मोटा हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो गया, तो क्या बोलते हैं, वो पिघल करके नीचे आ रहा है। अब जितना वो इतना स्लो आ रहा है जो आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं क्या कि अगर ये वाकई सॉलिड होता तो काय को पिघलता, ये काय को डिस्टॉर्ट होता है इसका शेप। तो अगर ये शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है इसका मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है। जबकि आयरन के रड में कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाई, बिकॉज आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ओके चलिए ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और क्या बोल रहे हैं, जो अमॉर्फस सॉलिड इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक। अच्छा, अगला क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा। जैसे पानी है ना, पानी है तो वो कहां से, आइस से मेल्ट होकर के पानी बनता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। इसका क्या कहने का मतलब कि पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री पे ही पिघलेगा। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री से पिघलना स्टार्ट किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पिघलता ही चला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक फिक्स टेम्परेचर पे पूरा का पूरा आइस पिघल
जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी है किसकी बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स टेंपरेचर पे पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसके मेल्टिंग के दौरान टेंपरेचर चेंज नहीं होगा सिस्टम का। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो मेल्ट होता है विद इन ए रेंज ऑफ टेंपरेचर, वो एक खास टेंपरेचर पे मेल्ट नहीं हो रहा। मान लो कोई सॉलिड है जो अमॉर्फस है, अगर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ 100 डिग्री पे, तो आप क्या देखोगे? 101, 102, 103 के बीच में, मतलब 100 से 103 के बीच में वो मेल्ट कर रहा, मतलब टेंपरेचर भी चेंज कर रहा है। तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। किसका? अमॉर्फस का। अब जो लास्ट पॉइंट था अपना, दैट इज आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नहीं होते हैं, या यूं बोल दो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। अब सर ये जो टर्म है एनाइसोट्रोपी, ये क्या है? या आइसोट्रोपी ये क्या है? आइसो मतलब सेम। क्लियर? एन आइसो का मतलब क्या? नॉट सेम। ये तो बोलोगे तुम, अंग्रेजी के हिसाब से बोले तो आइसो जहां वर्ड आता है तो हम लोग समझते हैं सेम। क्लियर? एन आइसोट्रोपिक मतलब नॉट सेम। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शंस। क्या बोल रहे हैं? सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस। बट एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? बोलो। अपोजिट प्रॉपर्टी या डिफरेंट प्रॉपर्टी। अपोजिट मत बोलो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब क्या? डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी नहीं मिलना इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपी। अब उसको समझाने के लिए जरा ये देखना, ऐसा एक लैटिस बनाया आपने। क्या बोला? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट बना दिया हमने। अब जरा से तुम देखो, क्या बोला कि साहब ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या शो कर रहा है आपको? जरा देखना, प्लस माइनस का बनाया दिया आपने। अब जरा देखना, इस लाइन के अबाउट तुम्हें क्या दिख रहा है? इस लाइन के अबाउट हमें क्या दिख रहा है? बोलो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये कट कर रहा है किसको? पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। तो क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना अपना, ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट हमें अपोजिट चार्जेस मिल रहे हैं। कैटाइन भी मिल रहा है, एनाइन भी मिल रहा है। क्लियर? इस ब्लू वाले लाइन के अकॉर्डिंग। जरा इस ब्लैक वाले लाइन को देखिएगा, इस ब्लैक वाले लाइन के अबाउट सिर्फ केटाइंस मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ केटाइन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ केटाइन भी बोल सकते हैं। ये जो ब्लैक वाला है इसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको रेड वाला एनाइन मिल रहा है, तो आप इसको लाइन ऑफ एनाइन भी बोल सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ एनाइन भी बोल सकते हैं। अब जरा देखो, ये तीनों लाइन तीन अलग अलग डायरेक्शन में है और तीनों डायरेक्शन में आपको अलग अलग बिहेवियर मिल रहा है, अलग अलग बिहेवियर मिल रहा है। तो क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की क्या खास बात है कि उसमें अगर जो मैटर दिया हुआ है आपको सैंपल, उस सैंपल के डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगे। क्लियर? डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगे, जबकि अमॉर्फस में हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। यह है बेसिकली एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी का मतलब क्या? अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टी का मिलना इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी का मिलना इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। हर डायरेक्शन में सेम, आइसोट्रोपिक। हर डायरेक्शन में अलग अलग, तो क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रोपिक। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पास किया। अब हम लोग सेकंड लेकर के आते हैं स्लाइड, या इसके आगे बात करते हैं जल्दी से। हाँ जी बच्चों, सो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आगे हमें डिस्कस करना है कि अभी तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो सॉलिड है वो दो टाइप के थे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्लियर? किस बेसिस पे? तो हम लोगों ने बोला कि क्रिस्टलाइन में खास बात क्या थी कि साहब रेगुलरिटी है, अरेंजमेंट का एक पैटर्न है, और अमॉर्फस में क्या है? रेगुलरिटी नहीं है, इर्रेगुलर है। क्लियर? उस बेसिस पे। ठीक। अब यहां क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जो क्रिस्टलाइन है, क्या क्रिस्टलाइन के सारे सेम होते हैं? हर एक सॉलिड एक जैसा होगा? बोलेंगे नहीं, यहां भी एक जैसा नहीं है। क्या डिफरेंस होगा? बोलेंगे ये साहब अलग अलग टाइप के सॉलिड है। किस बेसिस पे इसको आपने डिफरेंशिएट किया? तो मेजर चीज क्या है? दैट इज टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूरा ये लिखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अलग अलग सॉलिड में अलग अलग टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब बेस्ड ऑन intermolecular force of attraction, or you can say based on type of intermolecular force of attraction, a crystalline solid can also be categorized in different forms on different types, है ना। So these are the four types, that is ionic solid,
कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप का आपका सॉलिड है। ठीक, क्या क्या खास बात है? आयनिक सॉलिड किसको बोलेंगे सर? ऐसे सॉलिड जिसमें आयंस पाए जाएं, है ना, आयन ऑफ अपोजिट चार्ज, जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl- मिलकर के बना दिया NaCl। क्लियर है? कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम 2+Cl- ये मिलकर के क्या बना दिया? बोलो, आयनिक कंपाउंड बना दिया। तो पहली कैटेगरी क्या बोला? आयनिक। आयनिक सॉलिड क्या खास होगा इसमें? आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस विल बी देयर। क्लियर? कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इसके बीच में फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग पहले से जानते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। दो आयन क्या है? चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्या बोल रहे हैं साहब? इसकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलेंगे? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। क्या बोलेंगे? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत हाई। अब सोच के देखो, NaCl नमक, है ना, जिसको हम लोग समझते हैं तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जरा सोच के देख, जो पॉपकॉर्न या मूंगफली तुम रोस्टिंग करते हो, काय पे? नमक पे, है ना, करते हैं ना। पूरे दिन रोस्टिंग होती चली जाती है, पूरे दिन रोस्टिंग होती है। कभी देखो कि नमक में से धुआं निकल रहा है? नमक रोस्ट होते होते उड़ गया, नमक रोस्ट होते होते जल गया, कभी सुना? या नमक रोस्ट होते होते पिघल गया, मेल्ट हो गया, कभी देखा? नहीं ना। जबकि उसके ऊपर पता चला 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कुंटल का कुंटल मूंगफली निकलता चला जा रहा है ना। लेकिन नमक वहीं का वहीं है। क्यों भैया? ये सुबह से शाम तक जो नमक सर्विस दे रहा है, इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हुए, इतना उसके अंदर आंच आ रहा है, इतना फ्यूल जल रहा है, वो हिल नहीं रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक, तो क्या बोल रहे हैं साहब? क्यों है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। क्लियर है? वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई। खैर, डेंसिटी भी क्या होगी बेटा? हाई। और हार्डनेस तो हाई हो गई। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेंगे? कोई भी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरली क्या बोलोगे तुम? मेटल हैलाइड ले लो, NaCl, CaCl2, MgCl2, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, जो भी ले लो। ये सब के सब क्या होंगे? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब क्या होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब क्या होगा? बोलो, ये सब क्या होगा? ये सब का सब क्या होगा? बोलिए। इस टाइप का सॉलिड कहलाएगा। ठीक, वो सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। क्लियर? अगला, कोवेलेंट सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन क्या बने? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? जाहिर सी बात है, यहां पार्टिकल कौन है? आयन। और कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिकल कौन होते हैं? एटम। एटम ही तो मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन हुआ? एटम। और एटम मिलकर के क्या बनाया? बोलो, मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक, और वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और सॉलिड बनाते हैं। उसको बोल रहे क्या? कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या? एटम्स। ठीक, अब एक एटम का मतलब एक ही टाइप का भी होगा, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, फोर्स क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्स क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता? हाई, है ना। डेंसिटी भी क्या होगा? हाई। हार्ड तो होगा ही, जैसे डायमंड और क्या? ग्रेफाइट। सोच के देखो, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? क्या बोल रहे हैं? डायमंड के बारे में क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट मटेरियल। हार्डेस्ट मटेरियल। जो आपको ग्रेफाइट दिखता है ना, ग्रेफाइट, क्या ये तो बड़ा सॉफ्ट दिखता है सर, पेंसिल लिखते हैं और घिस जाता है, वो तो बड़ी बेकार सी चीज है। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है? जरा सोच के देखना, किसी दिन पेंसिल लेना और उसको जरा चूल्हे पे चढ़ा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि पूरी लकड़ी तो उसकी गायब हो गई, बट पेंसिल हिला नहीं। मतलब वो जो ग्रेफाइट का रड है ना, पतला वाला, वो हिला नहीं। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है, और इसीलिए उसको ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं उन मशीनरीज में जिनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जहां मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर बात करें, वहां पे सोचो कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है। वहां पे जहां पे मोबिल वोबिल तुम रखोगे, मतलब ग्रीस लेते ना, ग्रीस रखेंगे और धुआं उड़ जाएगा। अरे सोच के देख, जो ईटा पकाता है ना, ईटा, उसका भट्टी होता है ना, उस भट्टी में जरा सा तुम एक कंटर जो है तुम उसमें ग्रीस डाल दो, पता चला जब जैसे डालोगे वैसे आग लग जाएगा, उड़ जाएगा वो। क्यों? वो उतने हाई गर्मी को बर्दाश्त थोड़ी कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वहां क्या चाहिए? लुब्रिकेशन के लिए क्या चाहिए?
एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो सॉफ्ट तो हो, लुब्रिकेशन तो देता है, बट प्राइम कंडीशन क्या है, इट मस्ट शो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वहां ग्रेफाइट का पाउडर बना करके डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि साहब वो लुब्रिकेशन का तो काम करता है। पेंसिल को छू के देखना सॉफ्ट लगता है कि नहीं लगता, तो लुब्रिकेशन का तो काम करता है, और साथ में क्या खास बात होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई, जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होता, या यूं बोलो बॉयल नहीं हो जाएगा, मेल्ट होकर के लिक्विड बन करके फिर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, खैर कहने का मतलब क्या, कोवेलेंट। पहला क्या था, आयनिक, दूसरा क्या, कोवेलेंट, तीसरा क्या, मेटालिक। तीसरा सॉलिड कैसा है, मेटालिक सॉलिड। ठीक, मेटालिक सॉलिड किसको बोलते हैं सर, ऐसा सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड हो। ठीक, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, ऑब्वियसली एटम ही होगा। कोई भी मेटल उठा लो, उसके अंदर क्या होगा, एटम होगा। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। ठीक, ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, डेंसिटी क्या होगा, हाई, हार्डनेस क्या होगा, बिल्कुल होगी आयरन रड, कॉपर का रड, क्रोमियम, टंगस्टन, ये सब को सोच के देख, है कि नहीं, ये सब मेटल ही तो है। इनफैक्ट ट्रांजिशन मेटल तुम बोल रहे हो, जनरली क्या बोल सकते हो तुम, ट्रांजिशन मेटल, है ना। तो ये सब का सब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या, बहुत हाई, है कि नहीं, डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। चलिए लास्ट अपना क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स आकर के एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक, और ये वो सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। क्यों भैया, बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कमजोर वाला। कौन सा कमजोर फोर्स है, वैन डर वाल। और कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी। इसको इस सबको क्या बोलते हो तुम, इसको क्या बोलते हो तुम, प्राइमरी बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो, प्राइमरी बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हो, सेकेंडरी बॉन्ड। क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा जो इंटरैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो वैन डर वाल फोर्स बहुत वीक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक फोर्स। क्लियर। और वीक फोर्स की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। जैसे पानी को सोच के देख, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, पानी, तो पानी का मतलब क्या, आइस। पानी का सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या, आइस। आइस कितने डिग्री पे पिघल जाता है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे सोच के देख, तो तुम क्या बोलोगे, क्या थर्मल स्टेबिलिटी है, कुछ नहीं, कुछ थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब बहुत कम। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हो गया लो, बिकॉज इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। तो असल चीज क्या है जो किसी भी सब्सटेंस को थर्मली स्टेबल बनाती है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी इट्स थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर। तो ये अलग अलग टाइप के सॉलिड हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, वाटर है, ये सब है। क्लियर। तो ये 4 अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे जिनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया। किस बेसिस पे कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। जल्दी से इसको आप छाप लो। इसके बाद ये सब बेसिक थ्योरेटिकल बातें थी जो हमने स्लाइड में खत्म किया। अब हम शुरू करेंगे बेसिक जो अपने जनरल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज। जल्दी करो। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब है अपने पास कुछ जनरल टर्म्स, है ना, छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको यहीं देख लो। इसमें एक चीज है, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस किसको बोलते हैं बेटा, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। कोई आपने इमेजिन कर लिया 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें आपने पॉइंट्स को इमेजिन कर लिया। अभी सिर्फ पॉइंट इमेजिन किया, वहां पे कुछ है नहीं। क्लियर। तो उन पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो स्पेस लैटिस। जैसे अपना ये है, मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया, ठीक है, इसके आगे भी होगा पीछे भी होगा, ठीक, ऐसा बोला, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। इसको क्या बोलेंगे, बोलो स्पेस लैटिस। लेकिन इसी स्पेस लैटिस में अगर आपने पार्टिकल्स को भर दिया तब उसको बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोल देते हैं, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अभी सिंपल पॉइंट्स हैं, उसको हम लोगों ने बोला क्या, स्पेस लैटिस। ठीक, इसमें जब पार्टिकल्स ले लेंगे, मान लो हमने आयंस ले लिया, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं, कैटायन एनायन कैटायन एनायन, यहां भी एनायन और यहां कैटायन, यहां एनायन और यहां कैटायन, और ऐसा यहां पे कैटायन, फिर ये एनायन, फिर ये कैटायन, फिर ये एनायन, ऐसा ले लिया हम लोगों ने, मान लो। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, नाउ इट इज क्रिस्टल। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ध्यान से। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होना चाहिए, ये क्रिस्टल लैटिस क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन में। इसको क्या समझना है, 3 डायमेंशन में। मान लो मैंने एक ऐसा सिस्टम मान लिया, यहां पे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि सब आपके पास जैसे ये कैटायन है,
ये कैटायन है। तो इसके आपको क्या दिख रहा है, बोलो बोलो, यहां से क्या दिख रहा है, राइट साइड पे इधर एक एनाइन, इधर एक एनाइन, इधर एक एनाइन ऊपर, एक एनाइन नीचे। आपको क्या दिख गया, एक प्लेन में 4 एनाइन से घिरा हुआ है ये कैटायन। लाइक NaCl स्ट्रक्चर होता ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, है ना। तो एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, ये तो हो गया चारों प्लेन में, चारों का हो गया प्लेन में। अब ध्यान से सुनना, इसके ही दो और कौन होंगे, बोलो, 2 और कौन होंगे, एनाइंस। कहां, एक पीछे और एक आगे। तो एक बैक पे अगर हमने रख दिया तो वो ये है, और अगर हमने फ्रंट पे रख दिया तो वो ये है। तो क्या बोलेंगे, यहां से फ्रंट वाला ये है और बैक वाला ये है, तभी तो ये 3 डायमेंशन बनेगा। सोच के देखो, तभी तो ये 3 डायमेंशन बनेगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों का चारों कहां, प्लेन पे, चारों का चारों कहां, प्लेन पे। ठीक, समझ रहे बात। और ये दोनों कहां है, ये बैक पे और ये फ्रंट पे। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये बोला क्या, 3 डायमेंशनल। ये पूरा सिस्टम ऐसा चलेगा तो इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, क्या 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका क्या प्रेजेंस, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ए वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। चलिए अगली चीज क्या है अपने पास, बेसिकली यूनिट सेल। अब क्या बोल देते हैं हम लोग, यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको बोलते हैं, इनफैक्ट यूनिट सेल हम लोग किसको बोलते हैं, तो यूनिट सेल किसको बोला कि साहब पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में से वो एक छोटा सा पार्ट निकालो, वो एक छोटा सा पार्ट निकालो जो पूरे लैटिस में रिपीट कर रहा है। समझ मारी बात, पूरा लैटिस है, उस पूरे लैटिस में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लो, क्लियर, वो रिपीटिंग पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। मान लो हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा, ये एक ऐसा सिस्टम माना, ऐसा। आप मान के चलना कि साहब ये पूरा लैटिस है ना, हालांकि लैटिस बनेगा तो बड़ा खूबसूरत बनता है, ऐसा। तो एक जो रिपीटिंग पार्ट है ना, ऐसा, ये वाला रिपीटिंग पार्ट, तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इस छोटे पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सोच के देखो, ये 2 डायमेंशन में है ना, 2 डायमेंशनल पैकिंग अगर मान लो, हालांकि तो 3 डायमेंशन है, मान ले अगर ये 2 डायमेंशन होता तो ये वाला स्क्वायर से मिलकर के ही तो दीवार बना, और ये दीवार को तुम चढ़ाते चले जाओ तो क्या बन जाएगा पूरा, बोलो क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशन बन जाएगा, क्लियर। तो जैसे 2 डायमेंशन में से ये निकाल लिए ना, तो ये पूरा एरिया आ गया, उसी में से तो आप ये निकालो, या यूं कहो कि इसको रिपीट करने से ये पूरा मिल जाएगा। एक ईंट को बार बार रिपीट करने से पूरी दीवार बन जाती है, उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं कि इस छोटे पार्ट को रिपीट करेंगे तो पूरा पूरा बड़ा सा पार्ट बन जाएगा, या यूं कहो उस पूरे बड़े पार्ट में से एक पार्ट, एक रिपीटिंग पार्ट खींच लेंगे तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाए इज कॉल्ड यूनिट सेल, इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हुज रिपीटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस गिव्स द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है, तो ये जो छोटा सा रिपीटिंग पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो यूनिट सेल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल। बस ऐसे ही समझना जैसे पूरे मकान की तामीर में ईंट का जो रोल है, वैसे ही पूरे क्रिस्टल लैटिस के पार्ट में किसका रोल है, बोलो किसमें, यूनिट सेल का रोल है। पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल है बिल्कुल सेम वैसे ही पूरे मकान में जो ईंट है, दोनों रिजेंबल करता है। उसी ईंट को आप बढ़ाते चले जाते हो, स्टैक करते चले जाते हो, दीवार बन जाती है। कई दीवार खड़े कर देते कमरा बन जाता है, कई कमरे खड़े कर देते फ्लैट बन जाता है, कई फ्लैट्स को असेंबल कर देते हो अपार्टमेंट बन जाता है। ये सर नो, ओके। चलिए अगली बात कीजिए। अब ये जो अपना रिपीटिंग यूनिट सेल है ना, ये भी फर्दर 2 टाइप का है, एक को बोला प्रिमिटिव और दूसरे को बोला नॉन प्रिमिटिव, क्लियर। एक क्या अपना प्रिमिटिव, प्रिमिटिव किसको बोलते, सिंपल क्यूबिक को, प्रिमिटिव को ही क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल। इसको नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, है ना, करो फटाफट। सिंपल क्यूबिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, या प्रिमिटिव को ही क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। है क्या सर ये, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बोलते तो है, बट है क्या, तो समझिएगा। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलेंगे, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे है। अब जरा ध्यान से कि हमने बोला यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ बेटा, यूनिट सेल का मतलब क्या है, यूनिट सेल का मतलब तो 3 डायमेंशन का मतलब मैंने एक क्यूब बनाया, मैंने क्या बनाया, क्यूब बनाया, क्यूबिकल।
ठीक, अलग अलग टाइप का यूनिट सेल होगा, उसमें क्यूबिकल यूनिट सेल भी है। ठीक, और इनफैक्ट यही अपना मेन है, हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप का, बट क्यूबिकल ही अपना मेन फॉर्म है। ठीक है, ये एक क्यूब बना दिया हमने, चलिए साहब ये बन गया क्यूब ऐसा। अब इस क्यूब में पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, बोलो ये सर नो, हो सकते कि नहीं, समझिएगा। ये बना दिया आपने क्यूब। ऐसे ही अलग अलग क्यूब आप और बना सकते हो। मान लो लेट द क्यूब इज दिस, ऐसा क्यूब बना दिया मैंने। लेट द क्यूब इज दिस, एक क्यूब हो गया। मान लो एक क्यूब और बना दिया हमने ऐसा, फिर इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। मान लो ऐसा हमने क्यूब बना दिया, ये बन गया साहब, दीज आर द क्यूब्स, ऐसा। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हो समझिएगा। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही ऑक्युपाइड हैं, इफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एक क्यूब में बेटा कितना कॉर्नर होगा, ऑब्वियसली एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होता है, एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होता है। देख ध्यान से सुन, क्यूब मतलब कमरा, अरे क्यूब का मतलब कमरा होता नहीं है, कमरा समझना है। क्यूब का मतलब रूम समझो, क्यूब का मतलब रूम समझो बेटा। जिस रूम में तुम बैठे हो, मैदान में तो बैठ के पढ़ नहीं रहे होगे, है ना। वैसे आजकल मोबाइल का दौर, खेत खलियान में तुम निकल गए, हरे मैदानों के साथ मजे ले रहे हैं सर पढ़ाई का, है नहीं। जो गांव में लड़का होगा वो निकल जाएगा बगीचे में, आम भी खा रहा है, ऐसे आम भी तोड़ रहा खा रहा है और पढ़ भी रहा है, लगा पड़ा ऐसे लगा पड़ा, है नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं लोग, है नहीं। कोई साहब खेत में निकल गए और भुट्टे चबा रहे और पढ़ भी रहे। अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका तरीका है पढ़ने का, है ना। कोई बच्चा जो है चुपचाप अपना आराम से कुर्सी टेबल बैठा करके रूम में बैठ के पढ़ रहा है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो नहीं है वो अभी कमरे में चले जाओ, कमरे में बात करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि जिस कमरे में आप बैठे हो, जरा ठीक से ऐसे कमरा घूम करके देखो तो तुम्हें दिखेगा कुछ। क्या दिखेगा कि साहब कॉर्नर 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 नजर आएगा, नजर आएगा ना कॉर्नर। अरे कॉर्नर समझता है ना, कमरे का कॉर्नर कितना कम करा, सॉरी कितना कॉर्नर होता है एक कमरे में। तो ऑब्वियसली 4 तो छत से रिलेटेड है। 4 कॉर्नर किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, अरे छत से। छत को ठीक से देख घुमा करके तो क्या दिखेगा तुम्हें, 4 कॉर्नर। और 4 नीचे जहां तुम चल रहे हो उससे रिलेटेड है, 1 2 3 4। छत के नीचे देख, इस छत के नीचे देख, इधर के नीचे देख, तुम्हें क्या दिख गया, 8 कॉर्नर। ये है कॉर्नर। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं साहब, कॉर्नर पे अगर सिर्फ पार्टिकल्स हैं, इफ पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर, तब ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल। तब क्या बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव। समझिएगा, अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल पे मौजूद है, तब इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल और प्रिमिटिव। क्लियर। और अगर कॉर्नर के अलावा और भी जगह मौजूद है, मान लो हमने ये कहा साहब यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही। क्लियर। इसके अलावा मान लो वो यहां बॉडी पे है, बॉडी समझता है, अरे बॉडी, बॉडी सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोल रहे हैं इसको। बॉडी का मतलब समझ रहे हो, रूम को बोल एक बॉडी, पूरे रूम को एक बॉडी बोल। और बता पूरे रूम का सेंटर कहां है, पूरे रूम का सेंटर कहां है, तो ऑब्वियसली कहां होगा पूरे रूम का सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच ना, जहां से ऊपर छत नीचे जमीन, इक्वल डिस्टेंस पे, लेफ्ट वाली दीवार राइट वाली दीवार इक्वल डिस्टेंस पे, फ्रंट वाली दीवार बैक वाली दीवार इक्वल डिस्टेंस पे, तभी तो बोलेंगे उसको क्या, उसको क्या बोलो, सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ द हॉल या सेंटर ऑफ द रूम। वैसे ही बॉडी सेंटर बोलते हैं किसमें, यूनिट सेल के सेंटर पे एक चीज हो। क्लियर, समझ में आ रही बात। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल कहां कहां है, तो पार्टिकल बेटा कॉर्नर पे भी है, 8 कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, उसके अलावा पार्टिकल कहां है, बोलो बॉडी पे भी है। तब इसको क्या बोल रहे हैं, तब इसको बोल रहे हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर अब तुमसे पूछे ये वाला यूनिट सेल प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम बोलोगे इट इज नॉन प्रिमिटिव। क्या है ये, नॉन
प्रिमिटिव। क्लियर है, समझ में आ रही बात? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिमिलरली क्या बोला? सिमिलरली बोला क्या? सिमिलरली ये कह रहे कि पार्टिकल्स अगर कॉर्नर पे हैं, ठीक, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल मौजूद है, वेरी गुड, उसके अलावा पार्टिकल एक ऊपर वाले फेस पे है और एक नीचे वाले फेस पे है, ऐसा मान लो। एक ऊपर वाले पे है और एक नीचे वाले पे है, कोई दिक्कत? ठीक, ऐसा बोला हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे तुम? क्या सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे? क्या बोलेंगे नहीं सर, कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस पे हमें दिख गया, एक ऊपर वाले फेस पे भी और एक नीचे वाले फेस पे भी, तो हम क्या बोलेंगे? क्या इसको हम प्रिमिटिव बोलें? तो क्या बोलोगे? प्रिमिटिव का डेफिनेशन तो वो था ना सर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता था, तो क्या इसमें सिर्फ कॉर्नर पे है? बोलेंगे नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर के अलावा भी है। अगर अलावा हुआ बोलेंगे बेटा नॉन प्रिमिटिव। फिर से क्या बोल देंगे? बोलो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि साहब कॉर्नर 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 कॉर्नर, ठीक है, पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो है ही, और कहां है? और मान लीजिए मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा फेस, फेस समझना, ये हो गया राइट वाला फेस, ये बना दिया मैंने लेफ्ट वाला फेस, समझ रहे? राइट लेफ्ट। अच्छा, दूसरा दिखा मैंने आपको, एक बनाया ऊपर टॉप और एक बनाया यहां बॉटम। ये कौन सा है? टॉप। और ये कहां है? बोलो बॉटम। क्लियर? ये कौन सा है? राइट। दिख रहा है ना अभी? क्लियर क्लियर। जब सभी एक साथ बन जाएगा तो मुश्किल होता है देखने में। ये लेफ्ट। क्या इतना क्लियर है? अब एक कहां होगा? फ्रंट पे, और दूसरा कहां होगा? बैक पे। एक कहां होगा? बोलो बोलो। एक कहां होगा? फ्रंट पे, और दूसरा कहां होगा? बैक पे। फेस पे, फेस पे रे, फेस पे। तो एक है ये फेस, कौन सा? फ्रंट वाला, और ये है पीछे बैक वाला, ये है बैक। क्लियर? क्लियर। ये है बॉटम और ये है बैक। क्लियर? ऐसे फेसेस पे दिख गया पार्टिकल, तो तुम क्या बोलोगे? सर इस सिस्टम में पार्टिकल्स कहां हैं? तो बोलेंगे कॉर्नर पे तो है ही। वेल एंड गुड। क्या सिर्फ कॉर्नर पे है? बोलेंगे नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है, इसके अलावा कहां कहां है? तो बोलेंगे इसके अलावा भी कई जगह पार्टिकल है। कई जगह में कहीं भी रह जाए उससे मतलब नहीं है, अगर कई जगह हो गया फिर बोलेंगे दिस इज योर नॉन प्रिमिटिव। समझ में आई बात? प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? समझ में आया? प्रिमिटिव किसको बोलेंगे? ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, ओनली एट द कॉर्नर, देन इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा भी प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये वाला सबका सब क्या है? नॉन प्रिमिटिव। सर क्या सब एक ही जैसा है? तुम खुद से सोच के देखो। इसमें कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल कहां बेटा? बीचों बीच। जो ये बीचों बीच, इसको नाम क्या दिया? बॉडी सेंटर। क्लियर? क्या बोले इसको? बॉडी सेंटर। बहुत बढ़िया। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहां हैं सर? एक साइड टॉप पे है, या यूं बोल दो तुम, टॉप बॉटम का चक्कर ही नहीं, कहीं बोल दो, कहीं भी बोल दो। मान लो मैं इस दोनों फेस पे ले लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप जरूरी नहीं है कि टॉप पे कोई भी 2 अपोजिट फेस होना जरूरी। अपोजिट, ऐसा नहीं कि एक इधर वाला एक ऊपर वाला, ऐसा नहीं। अपोजिट फेस, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऐसा अपोजिट फेस। क्लियर? ठीक। उसमें कहा? बॉडी पे। इसमें कहा? अपोजिट फेस पे। इसमें कहां है? बोलेंगे सारे फेस पे, सारे फेस पे। तो क्या ये तीनों एक जैसा दिख रहा है? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर? तो इसमें कहा है? बॉडी पे, तो इसीलिए इसका नाम होता बेटा बॉडी सेंटर्ड। क्लियर? क्यूबिक। ठीक, इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, को शॉर्ट में BCC। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? जरा देखना, चलो इसकी बात कर लो। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? सारे फेसेस पे हैं, तो चूंकि फेस पे, तो इसका नाम होता फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं FCC। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस? अब जरा देखना, दोनों अपोजिट फेस पे है। अच्छा मुझे बताओ, एक कमरा का जो दीवार होता है उस कमरे का आखिरी हद ही तो है। बोलेंगे यस सर, तो उसको एंड बोल सकते हैं? बिल्कुल सर। दोनों एंड पे है, तो तुम क्या बोलोगे? दोनों एंड पे अगर हो गया ना, तो इसी का नाम होता है क्या? एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता?
एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एक और आता है एज सेंटर्ड क्यूबिक, वो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। सारे एज पर रख देंगे तो बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक। तो कौन कौन सा पढ़ा आज आपने, अभी आपने कौन कौन सा पढ़ा? एक को बोले क्या सिंपल क्यूबिक, क्या बोल रहे हैं सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक को क्या बोला बोलो बॉडी सेंटर्ड, एक को क्या बोला फेस सेंटर्ड, एक को क्या बोला एंड सेंटर्ड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जल्दी से इसको छापो, बोलो सब क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या छाप लो, जल्दी से नोट्स तैयार करो फटाफट। चलो बच्चों, सो हम लोगों ने यूनिट सेल तो पढ़ लिया है ना। अब आपकी बारी है कि जो यूनिट सेल है, ठीक, उसमें अगर आप ठीक से देखो तो एक यूनिट सेल एक क्यूब की तरह दिख रहा है आपको। बेसिकली क्यूब बनाया हमने, ठीक। मान लो ये क्यूब नहीं है, कोई जनरल 3 डायमेंशनल फिगर है जिसका शेप बदल सकता है, किसके? इन पैरामीटर्स की बेसिस पे, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब ये सब क्या समझना, मान लो ये अपना एक ओरिजिन है तो इससे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बिल्कुल ऐसा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस खींच सकते हम लोग परपेंडिकुलर। अब क्या बोल रहे कि इन तीनों का जो एक दूसरे से एंगल है, एक्स और वाई के बीच का एंगल अल्फा, वाई और जेड के बीच का एंगल बीटा, और एक्स और जेड के बीच का एंगल गामा। क्लियर? अच्छा, यहां से इस कॉर्नर तक का जो लेंथ है उसे हम लोगों ने बोल दिया क्या? बोलो ये वाला पैरेलल साइड है तो बराबर होगा, तो इसको हम लोगों ने बोला ए। यहां से यहां तक का मतलब जेड एक्सिस की तरफ जो लेंथ है उसको क्या बोल रहे हैं? बी। और वाई एक्सिस की तरफ जो लेंथ है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सी। तीनों साइड। क्लियर? ठीक, 3 डिफरेंट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ए बी सी है साइड लेंथ, अल्फा बीटा गामा क्या है? ये है एंगल। किसके बीच में? इन तीनों एक्सिस के बीच में। अब ये वैल्यूज बदलती चली जाएंगी तो आपको अलग अलग टाइप का यूनिट सेल मिलेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसकी बेसिस पे, इसकी चेंज की, इन पैरामीटर्स के चेंज होने की बेसिस पे जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो ये पता लगाया कि टोटल जो टाइप ऑफ यूनिट सेल जो आपको मिल सकता है, टोटल टाइप, अलग अलग टाइप का यूनिट सेल, These are of 7 different types of unit cell। पहले इसको एक बार निगाह मारिए आप लोग। सबसे पहली चीज क्या है? क्यूबिक, जिसको आपने बोला सिंपल क्यूबिक, है ना। क्यूबिक फॉर्म है। क्यूबिक फॉर्म में कब होगा? जब ये क्यूब दिखेगा आपको। क्लियर? क्यूब क्या होता है? जब सबका साइड क्या हो? बराबर। तीनों एज क्या हो? बराबर। तो तुम क्या बोलोगे? बोलो ए क्यूब, यही से तो फॉर्मूला लाते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सारे साइड क्या है? सबका लेंथ क्या है? बराबर। और सारे एंगल भी बराबर है, और वो एंगल सिर्फ बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर है। जब वो 90 डिग्री के बराबर तब उसको हम बोलते हैं क्या? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्लियर? अच्छा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्यूबिक। अगला क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं? सॉरी, दिस इज टेट्रागोनल यूनिट सेल कब कहलाएगा? जब ए और बी तो बराबर है। क्या बोला जा रहा है? ये जो ए है और ये जो बी है ये तो बराबर हो, बट सी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर है और सी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रागोनल शेप, टेट्रागोनल यूनिट सेल। और तब उसके लिए एंगल की कंडीशन क्या है? अभी भी एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो कि ये ए यही है, बी यही है, और जो सी है आपका, ये हाइट थोड़ा और ऊपर बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो टेट्रागोनल। ठीक। अगला क्या आपका? ऑर्थोरोम्बिक। अगले वाले का नाम क्या है बेटा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक किसको बोल रहे हैं? एक ऐसा टाइप का यूनिट सेल जिसमें ए बी सी तीनों ही अलग हो। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ क्या है? अलग। क्लियर? अगली कंडीशन क्या है? ये तीनों तो अलग है ही, बट अल्फा बीटा गामा अभी भी मेंटेन है 90 डिग्री पे। अभी भी इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तब ऐसे यूनिट सेल को क्या बोल रहे हैं? ऑर्थोरोम्बिक। तब ऐसे सेल को क्या बोल रहे हैं? बोलो ऑर्थोरोम्बिक। समझ में आ रही बात? ये सब कंडीशन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर साइड लेंथ फॉर ऑर्थोरोम्बिक? तो क्या बोलेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। बोलो एंगल क्राइटेरिया क्या है? बोलेंगे तीनों का तीनों क्या है? बोलो 90 डिग्री के बराबर। तो ये आपको ये याद रखना, मैं याद रखने का तरीका भी बोल रहा हूं, देखो वहां लिखा मैंने शॉर्टकट। खैर आगे बोलो। मोनोक्लिनिक। अगले टाइप का यूनिट सेल क्या है? मोनोक्लिनिक, जिसमें ए बी सी तीनों के तीनों अलग होंगे, जैसे ऊपर है वैसे यहां भी तीनों का तीनों क्या होगा? अलग होगा। बट
अल्फा और बीटा तो 90 के बराबर है, बट गामा 90 के बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों बराबर भी है और बराबर भी है 90 के, बट ये गामा 90 के बराबर नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोक्लिनिक। अगला है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक कब बोलेंगे यूनिट सेल को? व्हेन ए बी सी तीनों डिफरेंट, फिर वही 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी हो, तीनों का लेंथ भी क्या है? डिफरेंट। और बेटा तीनों का एंगल भी डिफरेंट है, तीनों का एंगल भी डिफरेंट है, और डिफरेंट तो है ही, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। क्लियर? क्लियर? तीनों का एंगल 90 तो बराबर है ही नहीं, और आपस में भी बराबर नहीं है। ठीक, तब इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? ट्राइक्लिनिक। अगला क्या अपना? हेक्सागोनल। अगला क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की कंडीशन क्या? अब देखो वापस रिपीट होता चला जा रहा है क्या कि साहब अब अभी ये तीनों बराबर नहीं थे, अब क्या बोल रहे हैं? ए और बी तो बराबर है। मतलब मान लो ए है 5 सेंटीमीटर, बी भी है 5 सेंटीमीटर, बट सी क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो ए और बी तो बराबर है, बट सी क्या है? बराबर नहीं है। दीज टू आर सेम, बट इसकी लेंथ क्या हो गई? डिफरेंट। ये किसके जैसा होने लगा? इसके जैसा। लेंथ वाइज, लेंथ वाइज आपसे घुमा करके ये पूछ देगा ये किसके सिमिलर है एज लेंथ में, तो क्या बोलेंगे? इन दोनों का एज लेंथ वाइज सिमिलर है। क्लियर? चलिए, अल्फा बीटा दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री, बट गामा अभी क्या है? 120 डिग्री। आप में से जरा देखो इन सब में से क्या बोल रहा है? किसके लिए गामा 120 होगा? ये सवाल पूछ सकता है। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल के लिए। क्लियर? इनमें से कुछ भी सवाल बना देगा वो ब्रेवियस लेटिस में से। ठीक, अगला आइए लास्ट क्या अपना? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल किसको बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, मतलब तीनों लेंथ बराबर हो गया, तीनों लेंथ बराबर हो गया। फिर आ गया वही कहानी, तीनों लेंथ का क्या हो गया? बराबर। अब देखो एज लेंथ वाइज ये दोनों आपस में सेम है। क्लियर? हमने उसी टाइप से आपको अरेंज किया है ना? तो ये तीनों का लेंथ बराबर है, बट एंगल जरा देखना, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर है, बट ये 90 नहीं है, बट ये 90 नहीं है। सो दीज आर द कंडीशंस जो आपको याद रखना है, सीधा एज इट इज याद रखना है। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई साहब इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, या आपको इनमें से कुछ भी दे देगा, कोई एक दे देगा ये वाला, बोलेगा ये कौन सा है, ये कौन सा यूनिट सेल है, तो आपको इस साथ में से बताना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, हमने एक वेल डिफाइंड पैटर्न सेट किया। जरा देखो अभी ये क्या है? तीनों बराबर, एक बदला, दो बदला। अब देखना इन तीनों केस में एंगल नहीं बदला, 90-90-90 चला, तो तीन तो ऐसे ही हो गए। अब उसके बाद जरा ध्यान से ये वाला जरा देखना, तीनों, इन तीनों केस में लेंथ नहीं बदला, मतलब ये जैसा यहां वैसा ही यहां, वैसा यहां पे एंगल बदल रहा है, यहां पे एंगल बदलता है यार। और फाइनली ये होने के बाद ये रिपीट होकर के यहां पहुंच गया। क्लियर? समझ में आ रही बात? और ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, और फाइनली सब बराबर हो गया, और यहां सब मतलब डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। इसको शॉर्टकट के लिए क्या बोला मैंने? इसी पैटर्न पे हम कैसे याद रख पाएंगे? उसके लिए क्यूबिक सी, टेट्रागोनल टी, ऑर्थोरोम्बिक ओ, मोनोक्लिनिक एम, ट्राइक्लिनिक ट्राई, और हेक्सागोनल ही, और बोलो रोम्बोहेड्रल रो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी टॉम ट्राई हीरो, सी टॉम ट्राई हीरो। देखो जो टॉम, जो बिल्ली है, वो हीरो बनना चाह रही है ना? सी टॉम ट्राइंग हीरो। खैर, तो ये बात हुई सब। अब सर साइड में आपने ये सब क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है एस बी एफ। क्या है? अभी बोला था, एस फॉर सिंपल क्यूबिक, बी फॉर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफ फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या मतलब? क्या मतलब कि अगर कोई क्यूबिक सिस्टम है, इसमें क्या क्या हो सकता है? मेनली जो ब्रेवियस लेटिस में पाया जाएगा, तो बोलेंगे 1 2 3, ये 3 पाया जाता है। सिंपल क्यूबिक पढ़ेंगे, और क्या? बॉडी सेंटर्ड पढ़ेंगे, और क्या? फेस सेंटर्ड पढ़ेंगे। क्लियर? जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में क्या? टेट्रागोनल में क्या? सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड। ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या? चारों, सिंपल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी। अभी बोला था ना सब। अच्छा, उसके बाद मोनोक्लिनिक में सिंपल क्यूबिक भी और बॉडी सेंटर्ड भी। चलिए, उसके बाद ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल क्यूबिक, किसमें? हेक्सागोनल में भी, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल क्यूबिक। अब आराम से ये सब मिला करके टोटल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होता है उसको जरा देखिएगा। तो क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, कितने टाइप का हो गया? बोलिए। यहां से 3, यहां से 3, यहां से 4, ये मिला करके हो गया 10, 10 और 2 12, और 12 और 3 15, 15 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होना चाहिए। 15 कैसे हो जाएगा? चेक करो,
ये 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14 तो हुआ। कहाँ लिख दिया मैंने कुछ और, यहाँ लिखा 3 और कौन सा टेट्रागोनल, इसमें 2 बेटा 2, सॉरी दिस वाज मिसप्रिंटिंग, ये है 2। क्लियर, ठीक है। तो आपका क्या क्यूबिक में कितना बोलो, क्यूबिक में कितना बोलिए, क्यूबिक में कितना है 3, और टेट्रागोनल में कितना है बोलिए 2, ऑर्थोरोम्बिक में कितना है 4, मोनोक्लिनिक में कितना है 2, ट्राइक्लिनिक में कितना है बोलो 1, और हेक्सागोनल में कितना है 1, और रोम्बोहेड्रल में कितना है 1। ये सब मिला करके कितना हुआ 14, कितना हुआ 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने 14, टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने 7। क्लियर। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा 14, टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल, तब क्या बोलेंगे 7। क्लियर। तो ये था आज अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर, किसके ऊपर, अपना सॉलिड स्टेट के ऊपर। पहला लेक्चर था जिसमें बेसिक जो थ्योरेटिकल बातें थी, वो जो याद रखने वाली बातें थी, वो ये सब हम लोगों ने बेसिक बातें बिल्कुल हम लोगों ने आज सीख लिया। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा कि साहब जो अभी हम लोगों ने निकाला था क्या, अलग अलग टाइप का यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, उसको हम लोग रिपीट करेंगे। और अब बात करेंगे कि वहां पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, रिलेशन बिटवीन क्या एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम, ये कैसे होगा, एक एक चीज को अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट करेंगे, इसके बाद कवर। ठीक, तो आज अपना बिल्कुल जितना ड्राई पार्ट था, रफ पार्ट था, वो हम लोगों ने स्लाइड बना करके कवर कर लिया। इसको एज इट इज याद रखिएगा, यहां से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।